बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 10 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आज यूरोप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए आगाज़ यूरोप से करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग, जहां रशिया के हमले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया के हमले जारी हैं और असलहे गोले बारूद के ठिकानों को भी रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। वहीं यूक्रेन की रिटेलिएशन भी, हर एक दो दिन के बाद यूक्रेन का भी कोई बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट होता है। रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन की जानिब से भी टारगेट किया जा रहा है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको वीडियो नजर आ रही होगी, सुमी रीजन का दौरा किया और फ्रंट लाइन्स पर जो अपने फौजी हैं उनसे यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की। और इसी तरह के जो सेल्फी के ऊपर एक मैसेज होता है वो यूक्रेन के सदर रिकॉर्ड करते हैं। और मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि सामने वाले को एक मैसेज देना है कि वी आर अलाइव एंड किकिंग। और ये मैसेज जो है यूक्रेन के सदर की जानिब से ना सिर्फ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया गया, बल्कि अपने फौजियों का और अपने अवाम का मोराल भी बूस्ट करना मकसद होता है यूक्रेन के सदर का। वरना जो एक्चुअल मैदानी जंग है ईस्टर्न यूक्रेन या फिर जो डॉनबास रीजन है, उसकी हालत आपके सामने है कि डॉनबास रीजन के अंदर मजीद कुछ सेटलमेंट्स को, मजीद कुछ विलेजेस को रशिया ने कंट्रोल करने का दावा किया। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। और अब ये डॉनेट्स्क आपके सामने है कि थोड़ा बहुत रह गया है कि रशिया मुकम्मल तौर पर जो डॉनबास रीजन है उसको रशिया आने वाले दिनों में कंट्रोल कर लेगा। जहां तक ताल्लुक है कुर्स्क रीजन का, जो रशिया का कुर्स्क रीजन है, आप में से कुछ व्यूअर्स भी सवाल कर रहे थे गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में कि कुर्स्क रीजन की जो बैटल है उसका क्या बना, उसके हवाले से जरूर बताइए। तो रशिया की आज ही एक स्टेटमेंट सामने आई कि कुर्स्क रीजन के अंदर हमने 2 सेटलमेंट्स को यूक्रेन से वापस ले लिया है, लेकिन यूक्रेन की फौजें अभी भी कुर्स्क रीजन के अंदर मौजूद हैं और रशिया के अंडर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर। रशिया ने यूक्रेन की फौजों को पीछे नहीं धकेला। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी। जो मेन बैटल फील्ड है, जो मैदान जंग है, वहां पर यूक्रेन को शिकस्त का सामना है। और नेटो के चीफ जो मार्क रुत्ता हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटो के चीफ जो हैं वो येंस स्टोल्टनबर्ग नहीं रहे, बल्कि मार्क रुत्ता नेटो के नए जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मार्क रुत्ता बन चुके हैं। और इन्होंने यूके के अंदर खड़े होकर ये एडमिट किया कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर यूक्रेन को रशिया से शिकस्त का सामना है। ये छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मार्क रुत्ता बर्तानिया के अंदर करने क्या आए हैं। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। When we discuss Ukraine, we know it is tough because the Russians are making small advances in the east. By the way, at a considerable loss of life on the Russian side. So they lose a lot of people, people dying, people getting seriously wounded, but still the Russians are making those small advances. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ की, जो स्टार्ट में मैंने आपको सिचुएशन बताई फ्रंट लाइन्स की, उसको अपने मुंह से एडमिट किया नेटो के चीफ ने और अपने अंदाज से एडमिट किया कि थोड़ी थोड़ी गेंस हैं, लेकिन रशिया की गेंस हैं जरूर। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बहुत बंदे मर रहे हैं रशिया के। बड़े फख्र के साथ ये बता रहे, ये जंगें छेड़ने वाला जो ग्रुप है, ये बड़े फख्र के साथ इसका चीफ बता रहे कि बहुत लोग मर रहे हैं रशिया की साइड पर, लेकिन गेंस हैं, रशिया के फौजी आगे की जानिब जरूर बढ़ रहे हैं। अब इस मौके पर कि जबकि रशिया के फौजियों की पेशकदमी जारी है और भर भर कर असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद लेने के बावजूद ये जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं ये भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर स्टामर से मुलाकात की और नेटो के चीफ भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पर क्या मुतालबा किया होगा, यूक्रेन के सदर ने वही मुतालबा किया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त अगर आपने मुझे नहीं दी तो समझें आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब क्या यूक्रेन के सदर को ये इजाज़त जो है वो बरतानिया से या अमेरिका से या फिर नेटो के इस ब्लॉक से ये इजाज़त मिलने वाली है या नहीं? तो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि ये इजाज़त जो है वो स्टामर की जानिब से, बरतानिया की जानिब से ये इजाज़त दी जा सकती है। मज़ीद भी कुछ कंट्रीज़ हैं एक्सक्लूडिंग जर्मनी और अमेरिका। अभी अमेरिका और जर्मनी की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बरतानिया के हवाले से कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि बरतानिया अपना असलहा डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। जब साफ की जानिब से सवाल पूछा गया इन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए नेटो के चीफ से कि इस तरह की खबरें हैं कि आप डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाले हैं, तो इन खबरों में कितनी सदाकत है? तो ये जवाब सुनिए नेटो के चीफ का, उसके बाद बात करते हैं।
Have you changed your stance? Are you going to deliver those weapons, or are you going to give that permission? First of all, that is up to the allies, the individual allies, to decide how weapons they deliver into Ukraine can be used. Legally, that is possible, because legally Ukraine is allowed to use its weapons if they can hit targets in Russia, if these targets present a threat to Ukraine. But whether individual allies do that, that's in the end also always up to individual allies. Of course, we discussed this. I was last week in Kiev. We discussed it today. But in the end, it is up to the individual But allies. would you back the use on Russian targets in Russia? Well, again, legally, yes, that is possible, and legally there is a case to be made to do that. But now you're asking not only about that legality, but also you're linking it to one specific weapon, and that's not up to me. That, in the end, is up to the individual allies. A decision has been made today about this long-range missiles. I didn't say that. No. There's no change on that, because that, in the end, is up to the allies which deliver certain weapon systems into Ukraine, whether they can be used for long-range distance into Russia. But again, legally that's possible, but in the end it is up to the allies. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बल्कि सहाफ़ियों के सवालात पर जवाबात देते हुए ये कहा कि ये हर नेटो मेंबर कंट्री का इंडिविजुअल फैसला है कि अगर वो इजाज़त देना चाहते हैं तो दे दो। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आपका स्टांस तब्दील हुआ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सहाफ़ियों के सवालात हैं उन पर गोल मोल करके जवाबात देने की कोशिश की। बहरहाल जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने क्लियरली कह दिया कि एक मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है, नेटो के ब्लॉक का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स नेटो के चीफ ये कहना चाह रहे थे कि अगर बरतानिया इजाज़त दे देता है या फिर कोई और मुल्क सेपरेटली इजाज़त दे देता है यूक्रेन को, तो जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जिस तरह की वार्निंग सामने आ रही हैं कि नेटो को वो कंसीडर समझेंगे, तो वो वार्निंग्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट रशिया के सदर ना करें और नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर ना करें, क्योंकि ये तो हर मुल्क का सेपरेट डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू नेटो के चीफ। लेकिन ये तो खैर इनकी गलत फहमी है। अगर बरतानिया की जानिब से या फिर अमेरिका की जानिब से सेपरेटली भी इजाज़त दे दी जाए तो बीइंग नेटो मेंबर कंट्री की इजाज़त के नेटो को तो इस जंग के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कंसीडर समझेंगे। बहरहाल इस मीडिया गुफ्तगू के दौरान जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने ये भी कहा कि छोड़ दें इस सवाल को, एक ही सवाल आप पूछे जा रहे हैं, आप इस साइड पर देखें कि हमारे जो इत्तेहादी हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो यूक्रेन को कितनी ज़्यादा मदद, इमदाद, कितना ज़्यादा असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं और यूक्रेन इस असलहे के साथ रशिया को बासानी शिकस्त दे सकता है। अब बरतानिया की उन्होंने मिसाल दी और यूरोपियन यूनियन की भी मिसाल दी। यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बताया था, बल्कि G7 कंट्रीज़ ने गुज़िश्ता दिनों मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इन्होंने $50 बिलियन की इमदाद का बल्कि लोन का ऐलान किया था यूक्रेन के लिए। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि लोन की जो रकम है वो ये काटेंगे रशिया के असासों से। जो रशिया के असासे इन्होंने पहले उन पर कब्जा कर लिया, अब ये वो असासे जो हैं वो यूक्रेन को लोन की मद में देना चाहते हैं, जिसकी किस्तें ये रशिया के असासों से काटेंगे। लेकिन आज यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान की शक्ल में। अब हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान ने ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट का सेशन है, इससे कबल इनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ, मीडिया नुमाइंदों से इन्होंने गुफ्तगू की और कुछ पॉलिसीज इन्होंने बताई कि हंगरी ये चाहता है कि यूरोपियन कमीशन जो है, यूरोपियन पार्लियामान जो है, वो हंगरी की इन पॉलिसियों पर गौर करे। अब वो पॉलिसियां मैं आपको स्कैन करके बता दूं कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान ने कहा कि बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं वो इस तरह ना आए कि उनका अपना कंट्री समझ के वो घुस जाते हैं। आपको पता है कि यूक्रेन को बॉर्डर करता है हंगरी, और यूक्रेन के जो लोग हैं वो आजकल कर क्या रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक परमानेंट रेजिडेंस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूक्रेन का फ्यूचर तो यूक्रेन के इन माइग्रेंट्स को भी नज़र आ रहा है। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने एक तो ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई, फिर ये कहा कि पीस, अमन को भी एक मौका देना चाहिए। और फिर ये खबर भी सामने आई, जो हंगरी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम जो $50 बिलियन का लोन है जो यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन ने अनाउंस कर दिया था, उसको हंगरी ब्लॉक करने वाला है। अब हंगरी के अप्रूवल के बगैर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हंगरी जो है
वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और आजकल सदारत भी हंगरी के पास है। तो हंगरी के अप्रूवल के बगैर ये जो $50 बिलियन है ये यूक्रेन को नहीं मिलेगा। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान की इस तरह की बातों के बाद जो उर्सुला वॉन डर लियन है, ना सिर्फ उर्सुला वॉन डर लियन बल्कि इनके जो लाइक माइंडेड एमपीज थे यूरोपियन पार्लियामान के अंदर, उन्होंने जिस तरह की बातें की, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि तुम जो माइग्रेंट्स हैं उनको रोकना चाहते हो। उर्सुला वॉन डर लियन के अल्फाज में आपको बता रहा हूं, आप अंदाजा लगाएं कि यूरोपियन यूनियन की चीफ की ये टोन है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, उसे उर्सुला वॉन डर लियन ये कह रही हैं कि तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमें पता है। तुम्हारे मुल्क के अंदर रशियन काम करते हैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर चाइनीज पुलिस जो है, तुमने चाइनीज पुलिस को तैनात कर दिया, वो तो तुम्हारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर किसी और मुल्क से अगर महाजरीन आ जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए खतरा हो जाते हैं। फिर इसी तरह की बातें इन्होंने रशिया के साथ जो हंगरी के ताल्लुकात हैं या फिर जो पीस की बातें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से की जा रही हैं, उस पर आड़े हाथों लिया गया यूरोपियन पार्लियामान के अंदर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान को। लेकिन आगे भी विक्टर ऑर्बान था, इसने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिखा कर यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्रीज का कि कितना कारोबार तुम रशिया के साथ कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर रहे तो इनडायरेक्ट कर रहे हो, कितना तेल, कितनी गैस तुमने किस किस साल में कितनी कितनी रशिया की गैस जो है वो तुमने इस्तेमाल की, और कितने कितने लोग रशिया के, स्पेन के अंदर और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर कितने कितने रशिया के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जो निशाना है वो हंगरी की जानिब रहता है, क्योंकि हंगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और विक्टर ऑर्बान की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और विक्टर ऑर्बान ने, हंगरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हंगरी ने ये कहा कि हम ये $50 बिलियन का जो लोन है वो यूक्रेन के लिए रोक रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 माह के लिए। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद हम भी इस लोन को अप्रूवल दे देंगे। अब इसके कहने का क्या मतलब है, आपको साफ समझ आ रही होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो फिर ना ये लोन रहेगा, ना ये जंग रहेगी, ना नेटो का ब्लॉक रहेगा, ना यूक्रेन रहेगा। और अगर कमला हैरिस आ गई तो जाहिर है कि जो सूरत हाल है वो इसी तरह रहेगी जिस तरह अब है यूरोप के अंदर भी और मशरिक वस्ता के अंदर भी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो ना सिर्फ यूरोप की सूरत हाल बल्कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल भी 100% अगेन मैं कह दूं 100% तब्दील हो जाएगी। यूक्रेन जंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, नेटो का ब्लॉक टूट फूट जाएगा। रशिया के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर बन गया। और इधर मशरिक वस्ता के अंदर जो मजालिम आज ढाए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इनकी बमबारी और बर्बरियत गजा के अंदर, ना सिर्फ गजा बल्कि बैरूत के अंदर ऑल ओवर लबनान इनकी बमबारी और बर्बरियत इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी मिसाल आलमी इदारे और जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो हिटलर की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो इस हिटलर की मिसालें दी जाएंगी जो बड़ा सहूनी है। जिस तरह के मसालिम ये गजा और बैरूत के अंदर ढा रहा है, और इसका टारगेट सिर्फ सिविलियंस है, इसका टारगेट बच्चे हैं, खवातीन हैं, मेडिकल का अमला है, इंटरनेशनल इदारों का अमला है, सहाफ़ी इसका टारगेट है। क्योंकि मुजाहिदीन से तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में, आज का मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ अल-कस्साम ब्रिगेड, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के दर्जनों रॉकेट हमले, बल्कि यमन के अंदर रेड सी के अंदर हौसी मुजाहिदीन ने फिर से कश्तियों को, फिर से शिप्स को टारगेट किया, और इराक के रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन ने भी इलात को टारगेट किया, और जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं उन्होंने हाइफा को टारगेट किया। अब ये मैं वैसे नहीं आपको बता रहा, बल्कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं कि किस तरह के हमलों का सामना इन सहूनियों को, मुजाहिदीन से रेजिस्टेंस का सामना है। लेकिन ये वो गुस्सा जो है वो सिविलियंस के ऊपर उतार रहे हैं। बाइडन और नेतन्याहू की भी फाइनली टेलीफोन पर बात हो गई। अगस्त के बाद जो ईरान का मिसाइल हमला था उसके बाद इसकी अब जो बाइडन से बात हुई, और जो बाइडन ने उसी तरह की बातें की कि हम खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस। लेकिन जो बात जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी नेतन्याहू की जानिब से कि ये मुझे फ्री हैंड दे देगा जहां तक ताल्लुक है ईरान के हमले के रिटेलिएशन का, तो उस तरह की कोई खबर इस कॉल के बाद जो है इतना, जिसका वेट किया जा रहा था कि इससे बहुत बड़ी खबर निकलेगी, लेकिन अमेरिका इस फैसले पर
जो बाइडन इंतजामिया है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो नहीं पहुंचे। उसकी वजह भी आपको मालूम है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात वजह हैं, और अगर जो बाइडन ने ये इजाज़त दे दी या फिर मिडल ईस्ट एक बड़ी जंग के अंदर चला गया, तो डेमोक्रेट्स जिनकी शिकस्त पहले ही बहुत करीब नज़र आ रही है, जिस तरह के पंगे इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर छेड़ रखे हैं, तो इनकी शिकस्त कन्फर्म हो जाएगी। अगर इस तरह की इजाज़त ये नेतन्याहू को दे देते हैं तो मुसलमान जो वोटर्स हैं उनके वोट्स भी चले जाएंगे, और फिर इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो अमेरिका है वो पहले ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ये इजाज़त जो बाइडन की जानिब से इस कॉल के दौरान भी नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि मशरिक वस्ता के अंदर भी ये जो सूरत हाल है ये अमेरिका के सदारती इंतखाबात तक इसी तरह रहेगी। ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग, बल्कि मशरिक वस्ता के अंदर, गजा के अंदर, बैरूत के अंदर ये जो सहूनियों के मजालिम हैं और जो मुजाहिदीन के हमले हैं, ये इसी तरह से सूरत हाल 1 महीना एक्सपेक्ट की जा सकती है। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद मैंने आपको बताया कि सूरत हाल जो है वो 100% तब्दील भी हो सकती है। डिपेंड करता है अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज पर, जिसका इंतज़ार ना सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान, बल्कि इस बड़े सहूनी को भी है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। दुआ करते रहें मुजाहिदीन के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।